Hello everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT-UGC NET and JRF aspirants, those who are preparing for education subject paper 2. So friends, यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सेशन आपके लिए है। इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूजीसी के यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के कुछ रिवाइज्ड रेगुलेशंस, स्पेशली पीएचडी एडमिशन के लिए जो आए हैं 2022 एंड 2023 के लिए। तो आज जितनी भी हमारे जो रिवाइज्ड रेगुलेशंस है यूजीसी के, तो उसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे इस सेशन के थ्रू कि क्या क्या क्राइटेरिया के अंदर चेंजेस आए हैं पीएचडी एनरोलमेंट में, यहाँ पर किस तरीके से एमफिल का डिसकंटिन्यूएशन किया है और एक रिलैक्सेशन दिया है। तो वो सारी की सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा सेशन है ये, आज का छोटा सा वीडियो है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं हमारे एडमिशन के प्रोसीजर में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अपने कई तरीके के रूल्स को रिवाइज करा है एडमिशन के लिए पीएचडी प्रोग्राम में। अब इस जो एडमिशन का जो क्राइटेरिया है चेंज करते हुए इन्होंने सीट्स का अलॉटमेंट भी बाइफरकेट किया है। वो कैसे? मेन जो आइडिया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का वो यही है कि आपको रीओरिएंट करना है पीएचडी के प्रोग्राम्स को अक्रॉस द कंट्री। एंड टू रीओरिएंट द पीएचडी प्रोग्राम, उसके लिए इन्होंने अपना नया एडमिशन प्रोसीजर निकाला है, जिसके लिए इन्होंने सीट्स का अलॉटमेंट चेंज कर दिया है। यहाँ पर जो 60% सीट्स है उन स्टूडेंट्स के लिए अलॉट कर दी है जो कि नेट या जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है, या तो जिनके पास नेट है या जिनके पास जेआरएफ है, तो उनके लिए एक अलग अलॉटमेंट दिया गया है 60% का। और इन स्टूडेंट्स को एग्जम्प्ट रखा गया है। आप यूनिवर्सिटी की साइट्स पे भी देख सकते हैं, जो लोग यहाँ पर जिनके पास नेट होता है या जेआरएफ होता है उनको एग्जम्प्ट किया जाता है रिटन टेस्ट के लिए, और वो डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, जिसके अंदर वो अपना रिसर्च प्रपोजल को डिफेंड करेगी। और दूसरा जो इन्होंने जो बाइफरकेट किया है वो किया है 40%, यानी कि जो टोटल 100% के जो पूरे क्राइटेरिया को 60 और 40 के रेशियो में इन्होंने डिवाइड कर दिया है, जिसके लिए इन्होंने 40% की जो रिमेनिंग सीट्स है उन स्टूडेंट्स के लिए रखी है जिनके पास या ना तो नेट है ना जेआरएफ है। वो यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं और उसको पास करते हुए वो नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास नेट या जेआरएफ नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर डायरेक्टली एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जाएंगे, और अगर आप क्लियर होते हैं बाय पासिंग द क्राइटेरिया ऑफ 50% एंड 50% अबव, तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू के अंदर रिपेयर होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो एडमिशन प्रोसीजर के अंदर कुछ चेंजेस करते हुए 60 और 40 का रेशियो इन्होंने बनाया है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू पास होती है तो उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया इन्होंने रखा है वो रखा है 70 और 30 का रेशियो, 70-30, जिसके अंदर 70 रिटर्न टेस्ट के अंदर आपके मार्क्स आने चाहिए और 30 का जो क्राइटेरिया रखा है वो इंटरव्यू के लिए रखा है। ठीक है, तो इन्होंने ये चेंजेस आपकी करी है। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट इन्होंने यहाँ पर कुछ चेंजेस आपके एडमिशन प्रोसीजर के अंदर किया है। इसके अलावा कुछ क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है मार्क्स का वो भी इन्होंने अलॉट कर दिया है। ये भी इन्होंने स्पेसिफाई करते हुए अपने इस रिवाइज्ड रेगुलेशन के अंदर कहा है कि स्टूडेंट्स को 50% का क्राइटेरिया पास करना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम को, और यहाँ पर रिलैक्सेशन भी फिक्स करी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि SC, ST, OBC या नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं और जो डिफरेंटली एबल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो उस केस के अंदर 5% का रिलैक्सेशन भी इन्होंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है। इसके अलावा यहाँ पर जो सिलेबस है वो भी यूनिवर्सिटी ने, यूजीसी ग्रांट कमीशन ने इसको स्पेसिफाई कर दिया है कि आपके कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंदर सिलेबस क्या आएगा। तो जो सिलेबस रखा गया है एंट्रेंस टेस्ट का, तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस आपके होंगे, मोरओवर जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो रिसर्च रिलेटेड होंगे और एनालिटिकल, कॉम्प्रिहेंसिव और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर बेस्ड होंगे। अब जैसे कि आपको पता ही है यहाँ पे क्राइटेरिया क्या होता है,
कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का कि 50% की जो वेटेज रखी गई है वो रिसर्च की रखी गई है, रिसर्च एप्टीट्यूड की रखी गई है, और 50% की जो वेटेज रखी गई है वो रखी गई है आपके रिलेटेड सब्जेक्ट्स की। एग्जाम्पल, अगर आपका सब्जेक्ट एजुकेशन है तो 50% जो आपका एग्जाम होगा वो एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएगी 50%, और 50% आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको रिसर्च की नॉलेज थॉरली होनी चाहिए ताकि आप ऐसे एग्जाम्स को आसानी से क्लियर कर पाए। इसके अलावा इन्होंने इंटरव्यू का और वाइवा वोस का जो क्राइटेरिया है वो भी इन्होंने स्पेसिफाई किया है अपने इस यूजीसी गाइडलाइंस के अंदर। तो इंटरव्यू का जो प्रोसीजर है तो उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेगी आपके लिए स्पेशल इंटरव्यू या वाइवा वॉस, जिसके अंदर कैंडिडेट को अपने रिसर्च प्रपोजल को डिफेंड करना पड़ेगा। ठीक है, और उसको यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा अपने रिसर्च के इंटरेस्ट एरिया को थ्रू द प्रेजेंटेशन बिफोर द ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी। यानी कि जो आपको अगर रिसर्च प्रपोजल को डिफेंड करना है तो ये यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के ऊपर है कि या तो आप डायरेक्टली आपसे इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे विदाउट पीपीटी, या तो आपको एक तरह की डिवोटेड पीपीटी बनानी पड़ेगी जिसके अंदर आपका रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक क्या है, उसका क्या टाइटल है, आपकी रिसर्च प्रपोजल का क्या रैशनल है, क्या क्वेश्चंस है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है और क्या मेथोडोलॉजी है, उससे रिलेटेड आपको ये पूरी एक प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी। और ये प्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे, किस तरीके से रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना है, उसके लिए एक अलग सेशन है वो डिवोटेड है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं कि आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना कैसे है। ठीक है, तो आप वो रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर मेंशन करा है कि जो रिसर्च प्रपोजल है, रिसर्च प्रपोजल आपको ये ध्यान में रखना है कि वो सोशली रेलिवेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऐसी प्रॉब्लम के ऊपर वर्क करें जो कि हाइपोथेटिकल है, जिसका कोई वैलिडेशन नहीं है, तो उस केस के अंदर आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपको एच पॉइंट मिलेगा अगर आपका जो रिसर्च प्रपोजल है किसी सोशली रेलेवेंट जो प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड हो, या लोकली नीड बेस्ड प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड हो, या नेशनली और इम्पॉर्टेंट ग्लोबली सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड हो। तो अगर आपका रिसर्च प्रपोजल इन एरियाज के ऊपर डिपेंड करता है तो वो आपके लिए एक एच पॉइंट की तरह वर्क करेगा आपके सिलेक्शन के अंदर। ठीक है, और आपका सिलेक्शन इजी तरीके से हो पाएगा। तो इसलिए अगर आप रिसर्च प्रपोजल का सोच रहे हैं तो मेक श्योर कि आप रिसर्च प्रपोजल उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बनाएं जो कि सोशली रेलेवेंट हो। ठीक है, जो आपको एक तरह का एज एरिया हो आपके लिए, और आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिले ताकि आपका सिलेक्शन ईजिली हो पाए। इसके अलावा कुछ और हाइलाइट्स भी दी हुई है। तो इन्होंने अपना जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक रिवाइज्ड रेगुलेशन अमेंड किया है पीएचडी एडमिशन के लिए, जिसके अंदर इन्होंने ड्राफ्ट मेंटेन करा है। उस ड्राफ्ट के अंदर इन्होंने कहा है कि जो स्टूडेंट्स किसी पीएचडी के अंदर एडमिशन को लेना चाहते हैं तो अगर उनके पास 4 साल की डिग्री है, और यानी कि अगर उसने 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री के अंदर पढ़े हुए हैं और उसको रिसर्च का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो उसको यहाँ पर डायरेक्टली एनरोल किया जाएगा पीएचडी के अंदर। तो यानी कि आपके लिए एक बेनिफिट है कि अगर आपने बीएलएड करा है, यानी कि 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है और आपका सीजीपीए 7.5 है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल करार किए जाएंगे पीएचडी के अंदर डायरेक्ट एडमिशन के लिए। ठीक है, इसके अलावा रिलैक्सेशन भी दिया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए 0.5 स्कोर का सीजीपीए ऑफ 7 आउट ऑफ 10 में, कि जो कि डिफरेंटली एबल है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, या फिर एससी है, एसटी है, ओबीसी है, तो उनको अलग से रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कैंडिडेट्स जिन्होंने यहाँ पर क्लियर करा है एमफिल with at least 55% marks in the aggregate or its equivalent grade B, तो उसके अंदर यहाँ पर उनको एग्जम्प्ट किया जाएगा किसी तरीके के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए, और वो डायरेक्टली इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। तो ये भी एक तरह का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप ये यूनिवर्सिटी में जिसके अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, लेकिन जिन्होंने एमफिल करी हुई है तो उनको एक तरह का रिलैक्सेशन मिल जाएगा कि आपको यहाँ पर डायरेक्टली इंटरव्यू के अंदर अपीयर होना पड़ेगा। इन केस आपके पास नेट या जेआरएफ नहीं है तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं और अपने रिसर्च प्रपोजल को डिफेंड कर सकते हैं और डायरेक्टली सीट को पा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एमफिल से रिलेटेड या एमफिल को डिसकंटिन्यू करने का भी सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन आई है आप सभी के लिए। अब से
जो 22-23 का जो सेशन है इसके अंदर एमफिल को डी स्पेसिफाइड कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप देखोगे अभी तक जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में या फिर जेएनयू में जो एमफिल हुआ करती थी, तो आप अब 2022 सेशन में आप एमफिल के अंदर नहीं एनरोल हो सकते, क्योंकि एमफिल वहाँ पर डी स्पेसिफाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो एमफिल यानी कि मास्टर्स ऑफ फिलोसफी डिग्री शैल बी डी स्पेसिफाइड फ्रॉम द एकेडमिक ईयर ऑफ 2022 एंड 2023 ऑनवर्ड्स। और इसके अलावा जो यहाँ तक अगर बच्चों ने 2021 या 2022 सेशन के अंदर खुद को एनरोल कर लिया है किसी भी यूनिवर्सिटी में एमफिल के लिए, तो वो यहाँ तक वैलिड मानी जाएगी, इसके अलावा बाद में वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो ये इन्होंने अपने इस ड्राफ्ट के अंदर मेंशन करा है, अपने इस रेगुलेशन के अंदर इन्होंने मेंशन करा है। इसके अलावा एज पर दी एनईपी 2020 जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस है उनको कहा गया है कि यहाँ पर 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स विद दी मल्टीपल एग्जिट और एंट्री ऑप्शंस यहाँ पर लॉन्च करे जाए अपनी यूनिवर्सिटीज़ में। और इसी के ही मद्देनजर रखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ही फेवर करते हुए कई तरीके की सेवरल यूनिवर्सिटीज जैसे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है ऑलरेडी कि वो यहाँ पर अपने इस प्रोग्राम्स को लॉन्च करेगी, 4 साल के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स को वो लॉन्च करेगी और स्टूडेंट्स को एक ऑनर रिसीव होगा विद द रिसर्च अंडर ग्रेजुएट डिग्री। यानी कि रिसर्च का जो बेसिक जो आप जो इंफॉर्मेशन है वो भी इस कोर्स के अंदर एनरोल उनको किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, यानी कि रिसर्च वर्क भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इन शॉर्ट डेजर्टेशन का भी यहाँ पे प्रावधान होगा। डेजर्टेशन उनके 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर इंक्लूड किया जाएगा ताकि उनको बेसिक नॉलेज हो जाए रिसर्च से रिलेटेड और वो डायरेक्टली अपने आप को पीएचडी में एनरोल कर पाए। ठीक है, ये इन्होंने कहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई हुई है कि कैंडिडेट्स जिनके पास पहले से ही एमफिल डिग्री है, अगर वो एडमिट होते हैं किसी पीएचडी प्रोग्राम के अंदर और उन्होंने पहले से ही कोर्स वर्क को कंप्लीट कर लिया है एमफिल के कोर्स वर्क को, तो बाद में जाकर उनको ये एक रिलैक्सेशन मिलेगा कि पीएचडी के अंदर वो फिर से कोर्स वर्क ना करे, तो यानी कि कोर्स वर्क से एग्जम्प्ट किया जाएगा। ये भी बहुत एक अच्छा तरीका है, एक अच्छा आप गाइडलाइन निकल कर आइए कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एमफिल करी हुई है, एमफिल के अंदर आपने कोर्स वर्क किया हुआ है, तो बाद में अगर आप पीएचडी के अंदर एनरोल होते हो तो उस केस के अंदर आपको यहाँ पर एग्जम्प्ट किया जाएगा कोर्स वर्क को फिर से करने के लिए। ठीक है, तो एक तरह का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आई होप आपको इतना सब कुछ समझ आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें पॉइंटर्स यहाँ पर कही गई है रिलेटेड टू एमफिल, रिलेटेड टू पीएचडी। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें और कहा गया है कि विमेन कैंडिडेट्स के लिए, स्पेशली विमेन कैंडिडेट और पर्सन विद डिसेबिलिटी जो मोर देन 40% है जिनको, तो उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात की गई है 2 साल की। अगर आप विमेन कैंडिडेट है, आप पीएचडी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उस केस में पीएचडी के दौरान आपको एक मैटरनिटी लीव भी दी जाएगी विमेन कैंडिडेट को, ताकि आप चाइल्ड केयर कर पाए, और आपको 2 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी कि जो ड्यूरेशन होती थी कि आप मैक्स टू मैक्स 2 से 6 साल तक अगर आप पीएचडी कर सकती है, तो इसी के अंदर आपको 2 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा इन केस आपको जब मैटरनिटी लीव मिलती है तो। ठीक है, यहाँ पर मैटरनिटी लीव मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर 240 डेज वंस द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द पीएचडी यहाँ पर आपको लीव दी जाएगी, मैटरनिटी लीव दी जाएगी। तो ये विमेन कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छा एक ये गाइडलाइन निकाली गई है ताकि वो भी अपनी पीएचडी को कंटिन्यू कर सके बिना छोड़े हुए, और 2 साल का अलग से रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। इसके अलावा इन द केस ऑफ रीलोकेशन, अगर विमेन कैंडिडेट या पीएचडी स्कॉलर ड्यू टू मैरिज अगर उनको कहीं रीलोकेट होना पड़ रहा है, तो उस केस के अंदर यहाँ पर जो रिसर्च डेटा है वो अलाउ करेगा ट्रांसफ़र होने के लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस को जिसके अंदर जो एक स्कॉलर है वो रीलोकेट होना चाहता है और वहाँ से उसका जो पूरा प्रोसेस है वो चलेगा। ठीक है, यही आपको कहने की कोशिश कर रहा है। द स्टूडेंट्स वो इंटेंड टू रीलोकेट प्रोवाइडेड ऑल द अदर कंडीशंस इन दिस रेगुलेशंस आर फॉलोड इन द लेटर एंड द स्पिरिट एंड द रिसर्च वर्क डजंट पर्टेन टू द प्रोजेक्ट सिक्योर टू द पेरेंट इंस्टीट्यूशन सुपरवाइजर फ्रॉम द एनी फंडिंग एजेंसी। तो ये आपको कहने की कोशिश कर रहा है। तो रीलोकेट करने भी यहाँ पे पीएचडी स्कॉलर स्पेशली विमेन स्कॉलर को ड्यू टू मैरिज अगर रिलोकेशन हो रहा है तो उनको यहाँ पर रिलोकेशन का एक अलग से एक अलाउ किया जाएगा ताकि वो खुद को रिलोकेट कर पाए और उनकी पीएचडी कंटिन्यूएशन में चल पाए विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ठीक है,
तो ये सारी की सारी चीज़ें थी जो आपके इस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस आई है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई है, तो इसको ध्यान में रखना। और बाकी जो क्राइटेरिया है किस तरीके से चेंज हुआ है, 60% 40% वाला जो क्राइटेरिया है वो भी मैंने आपको डिटेल में समझाया है। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा फर्दर तो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा आई वुड सजेस्ट यू कि बिफोर एनरोलिंग एनी प्रोग्राम, चाहे आप PhD में एनरोल हो रहे हैं, तो उस केस के अंदर I would suggest you once go through the PhD brochure। एक बार उसको go through करो, उसको देखो एग्जैक्टली उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि मेनली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, अगर आप PhD में एनरोल होते हो आपके पास B.Ed होनी चाहिए, M.Ed होनी चाहिए, ये उन्होंने मैंडेटरी किया गया है। और साथ के साथ अगर नेट है तो आप एग्जाम्प्ट हो जाते हो रिटन टेस्ट के लिए। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जैसे कि JNU हो गया, उसके अंदर जो JRF कैंडिडेट होते हैं या JRF जो होल्डर्स होते हैं उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है, उनको एग्जाम्प्ट किया जाता है, नेट वालों को एग्जाम्प्ट नहीं किया जाता। तो ये सारी की सारी चीज़ें और गहराई के अंदर आपको उनके ब्रोशर में जाके मिलेगी। तो जिस यूनिवर्सिटी से आप PhD करना चाहते हैं उसके ब्रोशर को जरूर देखिएगा और उनके ब्रोशर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जरूर देखना, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो बाकी जो ये क्राइटेरिया है ये आपका थ्रू आउट ये जो सेम रहेगा 60 और 40 वाला। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई फर्दर डाउट होगा तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच मी एनी टाइम। तो ये सारी UGC के रिवाइज्ड गाइडलाइंस थी, तो आई होप आपको समझ आई होगी और आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा जो न्यू चेंजेस आए हैं। इसके अलावा जब ये ड्राफ्ट आपका फाइनलाइज हो जाएगा उसके बाद अलग जो आपकी गाइडलाइंस बनेगी तो उसके लिए भी एक नया सेशन है वो लेकर आएंगे हम, ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए और जो न्यू रेगुलेशंस आए हैं उसके बारे में आपको जानकारी हो जाए। अभी तक हमारे पास जो UGC ने अपनी न्यूज़ में और अपनी जो रिवाइज किया है गाइडलाइंस वो इतना ही किया है, तो जो आपके साथ शेयर कर दिए ऑलरेडी। अगर इन फ्यूचर कोई और अपडेट मिलता है तो आप जुड़े रहिए, तो वो अपडेट भी आपको टाइमली मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे ब्लेस। और अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना ताकि उनको भी बेनिफिट मिले और वो भी समझ पाए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की रिवाइज गाइडलाइंस को। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड।